नमस्कार, मैं सौरभ त्रिपाठी हूं। आप देख रहे हैं हमारा खास शो राग बिहारी, जिसमें हम बिहार की राजनीतिक चर्चाओं के बारे में आपको बताते हैं। आज बात करेंगे आनंद मोहन के बारे में, क्यों वो अपनी ही पार्टी को आंखें दिखा रहे हैं, आखिर क्या वो जेडीयू एनडीए छोड़ने की फिराक में हैं, क्या चल रहा है उनके मन में, इस पर बात करेंगे। साथ ही तेजस्वी यादव के बारे में बात करेंगे कि वो अकेले क्यों दिख रहे हैं, क्या परिवार एकजुट नहीं है, क्या परिवार में कुछ खटास है। इन दोनों विषयों पर बात करेंगे और बात करने के लिए, अंदर के इनसाइट्स बताने के लिए रोज की तरह हमारे साथ होंगे हमारे वरिष्ठ साथी पंकज जी। पंकज जी, बहुत स्वागत है आपका। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मुझे लगता है कि आनंद मोहन के बारे में ही बात कर लेनी चाहिए कि लगातार हम देख रहे हैं उनके बेटे की तरफ से, चाहे हो चिराग से झगड़ा चल रहा था, और अब हम देख रहे हैं कि कुछ ऐसी खबरें आ रही हैं कि जेडीयू के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, उनको लेकर वो पार्टी छोड़ सकते हैं, क्या इस तरह के सवाल उठ रहे हैं। आखिर आनंद मोहन का फिलहाल सीन क्या है, क्या कहानी, पर्दे के पीछे क्या चल रहा है? देखिए, आनंद मोहन जो हैं वो किसी भी दल में रहें, वो चुपचाप तो रहने वाले हैं नहीं जी। ये बात बहुत साफ है। और वो कितनी पार्टी बदल चुके हैं ये सबको पता है। आप कह सकते हैं प्योर समाजवादी है। समाजवादी नेता लंबे समय तक एक दूसरे के साथ रह नहीं सकते, ये हमने बहुतों को देखा है जी। सवाल बिहार में तो लंबा इतिहास है। नहीं, बिहार में तो लंबा इतिहास है अनडाउटेडली। वही तो मैं कह रहा हूं, आप किसी को भी उठा के देख लीजिए ना, वो आपको समझ में आ जाएगा कि एक दूसरे के साथ रहते नहीं है लंबे समय तक। तो सवाल ये उठता है कि आनंद मोहन सिंह, जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं, इन्होंने बहुत सारी पार्टी बनाई, फिर बहुत सारे दल में रहे, फिर उसी दल में आए गए, ये उनका चलता रहा। देखिए, आनंद मोहन चाहते थे अपनी पत्नी को मंत्री बनाना, वो बना नहीं पाए। तिरहुत स्नातक का चुनाव हुआ, उसमें जेडीयू चौथे नंबर पे चली गई। ये बड़ा चौंकाने वाला है। चौंकाने वाली बात तो है ही। अब सोचिए, उस इलाके से चौथे नंबर पर चली गई जहां से पिछला 4 चुनाव जो है देवेश चंद्र ठाकुर हारे नहीं थे जी। तो आप जरा ये सोचिए कि तकरीबन 25 साल का रिकॉर्ड टूट गया। और देवेश चंद्र ठाकुर जिस तरीके से कैंपेन कर रहे थे कि मैं कभी हारा नहीं हूं और हारूंगा नहीं, टाइगर जिंदा है, तरह तरह की बातें कह रहे थे, ऐसी हार हुई, करारी हार हुई कि चौथे नंबर पे जेडीयू चली गई। अब इसमें भी कई तरह की बातें कही जा रही है कि देवेश चंद्र ठाकुर अपनी पत्नी को लड़ाना चाहते थे। इसमें भी कहा जा रहा है कि जेडीयू में गुटबाजी था। जेडीयू में गुटबाजी इसलिए था क्योंकि ये जो अभिषेक झा जिन्होंने चुनाव लड़ा वो विजय चौधरी के उम्मीदवार और इनको संजय झा और इन लोगों का समर्थन नहीं था। इस तरह की बातें भी पावर कॉरिडोर में सुनी जा रही है। अब इस तरह की बातों को कोई औपचारिक तौर पर सत्यापित तो करता नहीं है, इस बात को जान लीजिए। पर एक चीज बहुत साफ दिखा, वो क्या दिखा कि उपचुनाव के बाद आनंद मोहन पहले बरसे और गरजे किस पर, तो चिराग पासवान पर जी। चिराग पासवान पर गरजे भी, बरसे भी, और कहा यह जाने लगा कि जो निर्दलीय लड़ रहे हैं चुनाव, रोशन, वो जो है चिराग पासवान के कैंडिडेट हैं, क्योंकि एलजेपीआर के कभी वो उपाध्यक्ष हुआ करते थे। तो बाद में चिराग पासवान वहां पहुंचे भी, अभिषेक झा के साथ जबरदस्त तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया, तरह तरह की बातें भी हुई। लेकिन जब परिणाम आया तो आनंद मोहन एक बार फिर गरज गए, बरस गए। पर आनंद मोहन जो कह रहे हैं उसमें दम भी है। अच्छा। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। और आनंद मोहन मौका देख करके पूरा चौका मारते हैं, इसमें भी उन्हें महारत हासिल है। जैसे उपचुनाव में एनडीए जीती पर चिराग जीतन राम मांझी के बहू के कैंपेन में नहीं गए थे तो चिराग पासवान पर अटैक कर दिया। अटैक इसलिए किया था क्योंकि आनंद मोहन को गुस्सा इस बात का था कि शिवहर के चुनाव में जब उनकी पत्नी लोकसभा चुनाव लड़ रही थी तो चिराग पासवान शिवहर 3 बार नहीं गए, उनके लिए हेलीपैड बना, चिराग पासवान गए नहीं। तो आनंद मोहन को गुस्सा था। पर यह गुस्सा निकालते कब, जब उपचुनाव का परिणाम आया, चिराग पासवान जीतन राम मांझी के कैंपेन में गए नहीं थे, उनके बहू के कैंपेन में दीपा मांझी किसी तरीके से जीत गई, लेकिन आनंद मोहन ने सवाल उठा दिया, चेतन आनंद ने सवाल उठा दिया। चेतन आनंद आप जानते हैं आनंद मोहन के बेटे हैं और वर्तमान समय में विधायक भी हैं। अब सवाल यह उठता है कि तिरहुत स्नातक का चुनाव हुआ और चुनाव में जेडीयू हार गई।
अब आनंद मोहन जब चिराग पर आरोप लगा रहे थे और उनको सवालों के घेरे में ले रहे थे तो जेडीयू से खुल करके किसी का साथ नहीं मिला और एलजेपीआर की तरफ से कहा यह गया कि आनंद मोहन पहले बताएं तो कि वो एनडीए में है भी क्या, क्योंकि उनकी पत्नी एमपी है, उनके बेटे विधायक हैं। आनंद मोहन को लेकर के सवाल उठने लगा और उसके तुरंत बाद एलजेपीआर के दफ्तर का उद्घाटन हुआ, जो कि पहले कभी पशुपतिनाथ पारस के पास होता था। उसमें मुख्यमंत्री पहुंचे, तमाम बड़े नेता पहुंचे, तो सब लोगों ने दिखाया कि देखिए चिराग पासवान का नीतीश कुमार से बहुत अच्छा संबंध है, आप चिराग को लपेटे में ले रहे हैं, आप अलग थलग पड़ जा रहे हैं, जेडीयू ही आपके साथ नहीं है। एनडीए में चिराग मजबूती से है, पर आपकी उपयोगिता क्या है? और इस चीज को लेकर के यह भी देखा गया कि देवेश चंद्र ठाकुर ने या अभिषेक झा ने आनंद मोहन को बुलाया ही नहीं। अब देखिए आनंद मोहन जो सवाल उठा रहे हैं वो सवाल जायज भी, अगर ऐसा इसमें सच्चाई है तो निश्चित तौर पर यह चिंता का विषय, क्योंकि एनडीए के भीतर गुटबाजी, फिर दल के भीतर गुटबाजी, और गुटबाजी भी इस लेवल पर कि दल का नुकसान होने लगे तो ये कौन बर्दाश्त करेगा। सवाल भले ही आनंद मोहन उठा रहे हो लेकिन उनके हर सवाल को गलत तो नहीं ठहराया जा सकता जी। आनंद मोहन कह रहे हैं कि तिरहुत से 5 लोग सांसद और विधायक राजपूत समाज से आते हैं और आपने किसी को नहीं बुलाया, ना अरुण सिंह को बुलाया, ना चेतन आनंद को बुलाया, ना लवली आनंद को बुलाया, ना आनंद मोहन को बुलाया, ना अशोक सिंह को बुलाया, ना संजय सिंह को बुलाया, आपने किसी को बुलाया ही नहीं। तो भाई आप बुलाए नहीं, और वो कह रहे हैं लवली आनंद वैशाली की भी एमपी रही हैं, अभी शिवहर से एमपी हैं, चेतन आनंद उनके बेटे शिवहर से विधायक हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि आप राजपूतों को इग्नोर करके कैसे कोई चीज हासिल कर लेंगे? राजपूत आपका बधुआ मजदूर नहीं है। अब देखिए एक सफल राजनीतिक की तरह अपने इंटरेस्ट को अपनी जाति के इंटरेस्ट से जोड़ दे रहे हैं, और ये यही सफल राजनीतिक का परिचय होता है। तो वो हर बार ऐसे बात करते हैं जैसे राजपूतों को रिप्रेजेंट वही कर रहे हो, और हर राजनीतिक ऐसे करने की चेष्टा करता है ताकि एक मजबूत सॉलिड बेस उसके पीछे दिखाई पड़े। आनंद मोहन ने यही चेष्टा की है। अब उन्होंने इस बात का भी करारा जवाब दिया कि तुम कहते हो कि मैं एनडीए में हूं, नहीं तो मैं जब एनडीए में हूं ही नहीं तो मैं स्वच्छंद हूं अपने निर्णय लेने का। तो अब वो ये भी इशारा कर रहे हैं कि मैं अपना निर्णय ले सकता हूं, मैं तुम्हें बताऊंगा, मैं तुम्हें दिखाऊंगा। पर आनंद मोहन दो बात बहुत गंभीर तौर पर क्या कह रहे हैं, ये मैं आपको कह सकता हूं, और ये निश्चित तौर पर एनडीए को इस बात पर जरूर सोचना चाहिए। और वो बात है कि ये जो सर्वे चल रहा है, सर्वे से लोग खुश नहीं है। भाई भाई में लड़ाई हो रही है, कई अनट्रेंड लोग सर्वे में लगे, जमीन का सर्वे, और जमीन का जो सर्वे हो रहा है उससे लोगों में बहुत तरह की परेशानियां हो रही है, बहुत तरह का कंफ्यूजन पैदा हो रहा है, और इसको लेकर के लोगों में बहुत ज्यादा नाराजगी। ऐसे में सवाल उठता है कि जो कह रहे हैं आनंद मोहन वो गलत नहीं कह रहे हैं, वो कह रहे हैं ये मुद्दा एनडीए को ले डूब सकता है। दूसरा मुद्दा वो स्मार्ट मीटर का उठा रहे हैं। स्मार्ट मीटर वो मीटर है जिसके जरिए बहुत ज्यादा बिल्स आ रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी के बिल, इन्फ्लेटेड बिल्स आ रहे हैं, कई लोगों के लाखों रुपए के बिल आ गए, कई किसानों के बिल्स आ चुके हैं। लोगों में परसेप्शन बड़ा खराब बन रहा है। और आपको बताएं ये सिर्फ आनंद मोहन जो आवाज उठा रहे हैं, आरजेडी के नेताओं से भी मैंने बात की है, उनका कहना है कि ये दो ऐसे मुद्दे हैं जिससे आरजेडी को जबरदस्त फायदा होने जा रहा है। एंटी इनकम्बेंसी बड़ी तेजी से चल रहा है, तो ये 5 से 10% वोट का इजाफा होगा। और ये जो जातीय समीकरण आपको एनडीए के पक्ष में अभी दिखाई पड़ रहा है, आप देखिएगा कि जब 2025 का चुनाव होगा उसमें आपको कुछ और दिखाई पड़ेगा। अब सवाल उठता है कि जाति पर जेब पे चोट पड़ रही है, जी हाँ बिल्कुल। अब देखिए 2020 में भी कुछ वोटों से जीत पाए थे एनडीए के लोग। वैसे 2020 में चिराग पासवान जेडीयू का विरोध कर रहे थे, इस बार चिराग पासवान साथ है। लेकिन इस बार जो मुद्दा है वो मुद्दा ये है कि अगर स्मार्ट मीटर पे भड़के हुए हैं लोग, अगर ये जमीन सर्वे को लेकर के भड़के हुए हैं लोग, एंटी इनकम्बेंसी भी मुद्दा है, और जिसको कह रहे हैं कि पार्टी को आत्मचिंतन करने की जरूरत है, एनडीए को आत्मचिंतन करने की जरूरत है, तो आनंद मोहन की बातों को
मुझे नहीं लगता कि एनडीए को इग्नोर करना चाहिए। यह जमीनी हकीकत है और मैं भी ये मानता हूं कि एनडीए को इस पर गंभीर पहल करनी चाहिए और इस पर एक गहरी सोच जरूर रखनी चाहिए कि आखिरकार लोगों का विश्वास और भरोसा जीतते हुए कैसे सर्वे का काम किया जाए, नहीं तो कहीं लेनी का देनी ना पड़ जाए, इसकी संभावना बहुत ज्यादा है। बिल्कुल, तो आनंद मोहन पार्टी में रहें या ना रहें ये उनका फैसला है, मगर पंकज जी कह रहे हैं जो वो मुद्दे उठा रहे हैं, खासतौर पर जो जमीन का सर्वे है या जो प्रीपेड मीटर का मामला है जिससे बिल ज़्यादा हो रहे हैं और जनता परेशान है, तो ये दो मुद्दे ऐसे हैं जो नुकसान कहीं ना कहीं सरकार को पहुंचा सकते हैं। आरजेडी भी इसको लेकर एग्रेसिव है। अब चलते हैं, आरजेडी का जिक्र कर ही दिया है तो तेजस्वी यादव के बारे में बात कर लेते हैं। तेजस्वी यादव यात्रा लगातार निकाल रहे हैं, जनता के बीच अपने कार्यकर्ताओं से बातचीत कर रहे हैं, मगर परिवार के जो अन्य सदस्य हैं, तमाम भाई बहन उनके राजनीति में हैं, वो उतना साथ नज़र नहीं आ रहे हैं। इसको लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या परिवार एकजुट है अभी कि नहीं है, या चुनाव का इंतज़ार हो रहा है कि चुनाव के वक्त ताकत दिखाई जाएगी तब साथ नज़र आएंगे, या परिवारवाद का जो एक आरोप लगता रहता है उस बात का भी कोई डर रहता है। क्या मामला क्या है? देखिए, मैं आपको एक बात तो बहुत साफ बता सकता हूं कि परिवार में तो भयानक कलह है। जब तक लालू प्रसाद हैं तो वो सीमेंटिंग फैक्टर है, सबको बांध करके रख रहा है, लेकिन परिवार में कलह है और इसकी बड़ी वजह यह है कि लालू प्रसाद के परिवार में बहुत लोगों के बीच, बहुत लोगों के भीतर पॉलिटिकल एम्बिशन है। लालू प्रसाद की विरासत को सब लोग संभालना चाहते हैं। अब सवाल है कि लालू प्रसाद यादव ने तेजस्वी यादव को आगे बढ़ाया है, ये तो सच है। तेजस्वी यादव एकला चल रहे हैं। उनके किसी भी सभा में आप नहीं देखेंगे कि मीसा भारती नजर आएंगे, उनके किसी भी सभा में आप नहीं देखेंगे कि तेज प्रताप यादव नजर आएंगे, उनके किसी भी सभा में रोहिणी आचार्य नजर नहीं आती। अब ऐसे में सवाल है कि जब से लालू प्रसाद ठीक होकर के निकले हैं तो ये सच है कि ठीक है, तेजस्वी यादव को ज्यादा जिम्मेदारी मिली है, पार्टी में ये इस्टेब्लिश भी हो चुका है कि तेजस्वी यादव ही नेता हैं। लेकिन आप देखेंगे तो बहुत तरह की हरकतों से ये बहुत साफ नजर आने लगा है कि आखिरकार तेजस्वी यादव ही क्यों, और लोग क्यों नहीं। मीसा भारती इसको बहुत आसानी से पछाने नहीं जा रही। उनके पति शैलेश यादव भी पीछे से कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तेज प्रताप यादव ने अभी कह दिया कि मैं महुआ से चुनाव लड़ूंगा। उन्होंने एक तरीके से इशारा कर दिया और महुआ से जो विधायक हैं वो रो पड़े, और जब वो रो पड़े तो ये चर्चा चल पड़ी कि परिवारवाद के चलते लालू प्रसाद यादव अपने कई वफादार लोगों को खोते रहे हैं। अभी ये रोशन है, रोशन से पहले आपको याद होगा रामकृपाल यादव भी रो दिए थे जी। रामकृपाल यादव लालू प्रसाद के बेहद करीबी थे, बहुत वफादार थे। पटना में रामकृपाल यादव, रंजन यादव, ये सब ऐसे सिपह सलार थे जो लालू प्रसाद की छां माने जाते थे। अब ये दोनों लोग, रंजन यादव तो लालू प्रसाद के खिलाफ ही चुनाव लड़े और जीते भी। तो आप ये समझिए कि अगर इस तरह की बात होती है तो निश्चित तौर पर लोगों में लगेगा ना कि अरे ये क्या बात है, वो परिवारवाद के चक्कर में अपने लोगों को खोते जा रहे हैं। रीतलाल यादव को के भीतर भी था कि हम चुनाव लड़ें, भाई वीरेंद्र भी चुनाव लड़ना चाहते थे तो भाई वीरेंद्र को किसी तरीके से समझाया गया, पर रीतलाल यादव भी चुनाव लड़ने का एम्बिशन रखते हैं और वो भी पाटलिपुत्रा से। तो इसलिए आप ये देखेंगे कि ठीक है, तेजस्वी यादव बाहरी लोगों को तो ठीक है परिवार के नाम पर, या लालू प्रसाद यादव बाहरी लोगों को परिवार के नाम पर साइड कर देते हैं या वो पार्टी छोड़ करके निकल जाते हैं, लेकिन जो सबका एम्बिशन है, जैसे आपको मैं बताऊं, ये चर्चा बड़ी तेज है कि यहाँ संसदीय दल का नेता किसको बनाया गया था। कुशवाहा को आपको याद होगा, औरंगाबाद से जो जीते अभय कुशवाहा। लेकिन आप सदन में आप देखेंगे कि किस तरीके से मीसा यादव एक्टिव दिखती। संसदीय दल के नेता कुशवाहा हैं, लेकिन मीसा यादव ऐसे प्रोजेक्ट करती हैं जैसे नेता वो हैं। तो सवाल उठता है कि भाई मीसा यादव वहां अभय कुशवाहा को बहुत ज्यादा तवज्जो देती हुई दिखती नहीं है, और ये सबको पता है। उसी तरीके से तेजस्वी यादव वहां पर हैं, तो तेज प्रताप यादव भी अपने लोगों को बढ़ाना चाहते हैं। आप अगर इतिहास का पन्ना पलटे तो आप देखेंगे कि किस तरीके से तेज प्रताप यादव जगतानंद सिंह से लड़ गए थे, उनके खिलाफ सार्वजनिक तौर पर उन्होंने किस तरीके का बयान दिया था। ये ठीक है कि लालू प्रसाद यादव सबसे उपयुक्त
तेजस्वी यादव को समझते हैं और पार्टी में भी ये लगभग एस्टैब्लिश हो चुका है। लेकिन जिस तरीके से तेजस्वी यादव अकेले चल रहे हैं, तमाम यात्राएं कर रहे हैं, सिर्फ वही दिख रहे हैं, मीसा कहीं नजर नहीं आती है, तेज प्रताप कहीं नजर नहीं आते हैं, रोहिणी आचार्य कहीं दिखाई नहीं पड़ती हैं, उससे एक बात बहुत साफ नजर आता है कि तेजस्वी यादव अपने सामने अपने परिवार के किसी सदस्य को तवज्जो देना नहीं चाहते। और इससे एक बात जरूर सामने आ रही है कि परिवार में कहीं ना कहीं कलह है, और वो जो कलह है वो लालू प्रसाद की वजह से दबा हुआ है। लेकिन सबकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा बहुत लंबे समय तक दबी नहीं रहने वाली है। इसलिए ये जो कलह की बात है वो सच है, वो दिखाई पड़ता है, और गाहे बगाहे इसका रिपरकशन भी आपको देखने को मिलेगा आने वाले 2025 विधानसभा चुनाव से पहले। बिल्कुल, 2025 का चुनाव और उसके पहले परिवार कितना एकजुट रहता है, अभी बहुत चीज़ें होनी हैं। जाहिर सी बात है, अभी प्रदेश अध्यक्ष का भी निर्णय होना है कि अभी जगतानंद सिंह मानते हैं कि नहीं मानते हैं, तो उसको लेकर भी तमाम बातें आएंगी। उसके बाद फिर नेता चुनना, उसके बाद फिर विधायकों को सीटों का बंटवारा, तमाम चीज़ें ऐसे आने वाली है जहाँ पर परिवार आमने सामने आ सकता है। और होता क्या है, जब तक लालू यादव हैं तब तक तो सब ठीक दिखता है, उसके बाद की बात भी होती रहती है। लगातार बिहार के बारे में जो हमारे तक जानकारी आती है आप तक हम ऐसे ही पहुंचाते रहेंगे। बाकी आनंद मोहन के बारे में क्या चल रहा है, वो जेडीयू में रहेंगे कि नहीं रहेंगे, और तेजस्वी यादव का क्या चल रहा है। देखिए, अभी तो आरजेडी की अगर हम बात करें तो आरजेडी के सामने अब ये भी चुनौती है कि वो कांग्रेस को कैसे हैंडल करेगी। आरजेडी के भीतर ये भी चुनौती है कि मुसलमान वोटों को कैसे अपने साथ साधे रखेगी। यादव और मुस्लिम में जो दरार पड़ता हुआ दिख रहा है वो उन वोटों को कैसे अपने साथ जोड़े रखेगी, क्योंकि इतने सालों तक तो लालू प्रसाद जोड़े रखे। क्या तेजस्वी यादव इसको कंटिन्यू रख पाएंगे क्या? और मैं आपको बता दूं कि दरअसल इधर जो लालू प्रसाद और तेजस्वी के बीच में रस्साकशी चल रही है उसको हम अपने अगले शो में बताने वाले हैं कि उस वजह से क्या आखिर वो वजह है कि दोनों के बीच में रस्साकशी है, और उस रस्साकशी की वजह क्या है ये हम आपको बताना चाहेंगे। क्योंकि देखिए, पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स तो चलता रहेगा। इधर एनडीए में भी एक चर्चा बहुत जोरों की है कि क्या बीजेपी कहीं महाराष्ट्र वाला खेल तो बिहार में नहीं करने वाली। जैसे महाराष्ट्र में भाई सीएम तो वही थे, एकनाथ शिंदे, लेकिन जब चुनाव हुआ तो हुआ कि नहीं अब फडणवीस बनेंगे। तो सीएम की बात जब पूछी जाती थी तो कहते थे कि सीएम हमारे बगल में बैठे हुए हैं। हालांकि बिहार में कह दिया गया है कि नहीं, हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ेंगे। दूसरा ये भी सच है कि केंद्र में नीतीश कुमार के 12 एमपी की जरूरत है, लेकिन उसके बावजूद एक चर्चा बहुत तेज चल रही है कि नीतीश कुमार अब उतने स्वस्थ नहीं रह गए हैं कि अगला 5 साल लीड कर सकें। तो क्या उनकी जगह पर फिर बीजेपी अपना सीएम बना देगी? क्या करेगी? जेडीयू के कई नेता क्या बीजेपी में चले जाएंगे? क्या कुछ आरजेडी में चले जाएंगे? जेडीयू बचेगी, सरवाइव करेगी, या क्या नीतीश कुमार के सुपुत्र आकर के लीडरशिप संभालेंगे? बहुत तरह की चर्चाएं चल रही हैं, ये हम आपको बता दें। पर एक यक्ष प्रश्न तो है कि नीतीश कुमार के बाद जेडीयू में कौन, ये एक बड़ा सवाल है। अगर उस तरह का कोई लीडर नहीं बनेगा तो निश्चित तौर पर पार्टी तो इधर उधर होगी, टूटेगी। तो ये भी सवाल बहुत ज्यादा, आप इसकी चर्चा बहुत सुनेंगे बिहार में, लोग इसके बारे में चर्चा करते हुए आपको दिखाई पड़ेगा। बिल्कुल, और पंकज जी इस बारे में चर्चा करते हैं आपको अगले शो बिहार की बात में नजर आएंगे, जहां वो बात करेंगे कि भाई कि लालू प्रसाद यादव और कांग्रेस के बीच में टकराव की स्थिति क्यों, आखिर इसके पीछे वजहें क्या है, और नीतीश कुमार और बीजेपी और उनके भविष्य को लेकर चर्चा करेंगे। तो बिहार की बात भी जरूर देखें और राग बिहारी भी जरूर देखते रहें। रोजाना हम राग बिहारी में ऐसे ही बिहार में जो चर्चाएं चल रही हैं वो आप तक लेकर आते रहेंगे। आपको ये शो कैसा लग रहा है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। देखते रहिए TV9 बिहार झारखंड। शुक्रिया।